सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास से आगे की चर्चा करेंगे, अगले विद्रोह की बात करेंगे। आज हम लोग तिलका आंदोलन कह लीजिए या फिर तिलका विद्रोह या फिर कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है संथालों की प्रथम विद्रोह। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी अलग अलग नाम है, तो इस नाम से आज हम लोग इस विद्रोह के बारे में समझेंगे कि कैसे ये विद्रोह हुआ और इसके क्या क्या कारण थे, कैसे ये अपने चरम पर पहुंचा और कैसे इसका दमन हुआ। उससे पहले कि आप लोग एक ये था दामिनी को, पिछले क्लास में ये जो बताया गया था उससे पहले वाले में पहाड़िया विद्रोह में कि 83-84 में दामिनी को घोषित कर दिया गया था। तो वो ऐसा नहीं है, ये देखिएगा अलग अलग समय में आपको आगे और भी मिलेगा। तो दामिनिको का मतलब ऐसा हो जाता था कि ऐसा क्षेत्र जिसपे कि अब ब्रिटिश सरकार का डायरेक्टली रूल हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में किया गया है। तो आपको आगे चल के और मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा पूरा संथाल परगना को जब घोषित कर दिया जाता है आगे, तो वो आपको उस समय में बताया जाएगा। तो इससे बिल्कुल चिंता में ना रहें कि अरे सर तो अभी ही बता दिए, तो हड़बड़ाइएगा मत, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। क्षेत्र वाइज कि कुछ क्षेत्र को देखा कि वहाँ पे कंट्रोल ये सब से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे जो प्रजा मतलब बोल सकते हैं इन लोगों का जो शासन व्यवस्था है या फिर राजा वाला जो फॉर्मेट है शासन का, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसको दामिन एको क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था और उसे डायरेक्टली अंडर में ले लेते थे। ठीक है, तो वो आगे चल करके और भी मिलेगा, तो हड़बड़ाइएगा मत। और एक चीज़ और है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि क्लास मतलब थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, इस हिसाब से हमारा कोर्स पूरा नहीं होगा। तो आप इसकी भी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट किए हैं तो इसे पूरा करेंगे ही करेंगे। आगे चल के देखेंगे, अगर जैसा ज़रूरत होगा तो क्लास को एक के बजाय हम लोग 2 क्लास देंगे। लेकिन क्या है ना कि ड्यूरेशन अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वो थोड़ा सा क्लास लेंदी हो जाएगा, तो आपको देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्लास को यही ड्यूरेशन कोशिश रहता है कि लगभग आधा घंटा के लगभग में हो, कभी 5-10 मिनट अधिक हो जाए, कभी कम हो जाए, वो चलेगा। टॉपिक वाइज ये डिपेंड करता है कि कितना होगा। लेकिन एक ही क्लास को अगर ज़्यादा लंबा कर दिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो नहीं पाएगा आप लोग के लिए। तो इसीलिए क्लास को इतना ही रहने देते हैं और आगे चल के जैसा ज़रूरत होगा कि देखेंगे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो 2-2 क्लास करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी चिंता आप छोड़िए, क्लास स्टार्ट किए हैं तो आपको पूरा भी करवाएंगे। तो आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ आप देखिए कि परफेक्शन के साथ आप पढ़ें, बिल्कुल परफेक्ट कि एक बार पढ़ें, दिमाग में पूरा मैप क्लियर रहे, पूरा उसका मानचित्र के उसका इतिहास भूगोल सारा कुछ रहे कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ, ताकि आप या तो पीटी में भी और मेंस में भी दोनों में आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति में रहें। या लिखने के लिए कह दिया जाए तो पूरा कहानी याद रहेगा तो आराम से लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जब पूरा कहानी पता है तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? सिंपल है, जवाब देंगे ही देंगे। तो इसलिए चिंता आप लोग छोड़िए और जो पढ़ाई हो रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे तिलका विद्रोह या आंदोलन, जो भी कह लीजिए, इसकी चर्चा करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। आंदोलन के बैकग्राउंड पे पिछले क्लास में भी चर्चा हुआ कि वही है दमनात्मक कार्यवाही, कर में वृद्धि, ये भी था कि वही उसी ग्रुप में एक इसमें और जुड़ गया था विभेदात्मक पॉलिसी, जो उन लोग का था ना कि अंग्रेजों का ये पॉलिसी हमेशा से रहा, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो वाला जो राजनीति उन लोग का था दर्शन, राजनीतिक दर्शन, उस पर ही ये आंदोलन बेस्ड है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे उस ग्रुप में आया, कि कहाँ पे क्या विभेदात्मक पॉलिसी आया, कहाँ पे डिवाइड एंड रूल यहाँ पर लगता है। तो चलिए इसके हम लोग बैकग्राउंड में पहले चलते हैं। तो पिछले क्लास में जब हम लोग पहाड़िया विद्रोह पढ़ रहे थे तो उस समय में आप लोग देखे होंगे कि पहाड़िया विद्रोह स्टार्ट हो गया था रमनाआड़ी 1767। ठीक है, आगे चल करके फिर 1772-73 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर लंबा चलता रहता है। तो इसी दरम्यान में क्या हुआ था
यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड में आते हैं कि ये पहाड़िया विद्रोह, जब पहाड़िया विद्रोह की बात हो रही है तो मतलब वही पहाड़िया जनजाति और पहाड़िया जनजाति इसमें भी इंक्लूड है, इसलिए दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो उस समय में क्या हो रहा था कि हम लोग उस दिन भी पढ़े थे कि यहाँ पर जब अंग्रेज़ों का स्थापना हो गया, सरकार का दीवानी अधिकार उन लोग को प्राप्त हो गया, तब जाकर के वो लोग कर का डिमांड करने लगे, दबाव देने लगे, और जो कि इनको पसंद नहीं था इन लोग को। तो उसी के क्रम में रमना आरडी ने शुरुआत किया था इस विद्रोह की। उसके बाद आगे चल कर के 1770 में अकाल पड़ जाता है, तो खाने पीने का तो बहुत समस्या हो जाता है। तो जो पहाड़िया लोग रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, वो लोग नीचे आकर के क्या कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। नीचे का मतलब हो गया तराई वाला क्षेत्र, पहाड़ से नीचे समतल भूमि, तो वहाँ पर आकर के ये लोग लूटपाट करना स्टार्ट कर दिए थे। उस समय में क्या था कि उस दरम्यान में आप लोग ये कहीं आप लोग सुने भी जरूर होंगे या पढ़े भी होंगे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद पहले संथाल का जो घनत्व था वो इस क्षेत्र में दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान वगैरह क्षेत्र में, थोड़ा मानभूम में, इधर ज़्यादा संकेंद्रण था। लेकिन ये पहाड़िया जो था ना, उन लोग का रेशियो कम करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं उन लोग का उस क्षेत्र में प्रभाव को कम करने के लिए, बांटने के लिए संथालों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाने लगा। पहले भी हो रहे थे, लेकिन उस अंग्रेज़ों के समय में थोड़ा इस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। तो अभी अब चीज़ों को हम लोग समझते हैं, पहले देख लीजिए, ठीक है। दो चीज़ पे देखिए, अभी तो पहले इधर चलेंगे हम लोग तिलका मांझी। इनका जन्म होता है 11 फरवरी 1750। अभी देख लीजिए, कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग इधर बात करते हैं पहाड़िया पे। ये सिर्फ अभी इसलिए लिखे हैं कि इस चीज़ों को आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, ताकि वो आगे जा कर के वो जो विद्रोह का रूप लिया वो क्यों लिया। तो वही 1770 में जब अकाल पड़ा और फिर पहाड़िया लोग आकर के नीचे लूटपाट करने लगे थे, तब जा कर के यहाँ पर 71 में 1771 में ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र था ना, ठीक है, उधर वाले क्षेत्र के लिए कैप्टन ब्रुक को वहाँ पर अधिकारी बना करके भेजा गया कि जाइए और आप उस क्षेत्र को शांत कीजिए। ये जो पहाड़िया लोग उत्पात मचाए हुए हैं पूरा, उसको जा करके आप कंट्रोल कीजिए। ये भाई साहब आए कैप्टन ब्रुक, लेकिन ये कूटनीतिज्ञ कम और कह सकते हैं सनकी टाइप का आदमी थोड़ा ज़्यादा थे। तो ये भाई साहब वैसा बुद्धि लगाए नहीं और क्या किया, दमनात्मक कार्रवाई स्टार्ट कर दिए। मतलब जितने पहाड़िया विद्रोह हुए, सरदार हुए, वो सबको मारना पीटना स्टार्ट, कई किला को उड़ा दिए, कई गाँव को पूरा तबाह कर दिए। तो लोगों में और भी खौफ पैदा हो गया, और कह सकते हैं अगर इस टाइप का दमनात्मक कार्रवाई चलेगा तो ऐसा कहा भी जाता है ना कि भाई गेहूं के साथ जौ भी पिस जाता है। तो वही हो रहा था, कार्रवाई हो रहा था पहाड़िया पे, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं पहाड़िया के अन्य अलावा भी तो अन्य जनजातियाँ वहाँ पर हैं, तो वो लोग पे भी अत्याचार हो रहा था। और उसी में संथाल जनजाति के थे ये, इन पे भी अत्याचार हो रहा है। तो कैप्टन ब्रुक का तो ये दमनात्मक कार्रवाई देख लिए भाई साहब। लेकिन ये सब कार्रवाई करके बहुत बोल सकते हैं ना कि तात्कालिक रूप से विद्रोह को दबाया जा सकता है दमनात्मक कार्रवाई करके। लंबे समय के लिए कभी भी हिंसात्मक जो रूप है, या बोल सकते हैं ये वाला सजा वाला, वो कभी बहुत ज़्यादा कारगर हो नहीं सकता है। इसके लिए आपको उनकी संस्कृति को समझना होगा, वे क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से उनके भी इच्छा अनुसार काम करना होगा कि उनको जो समझ में अच्छा भी लगे, कि उनको भी लगे कि नहीं इसमें मेरा भी हित है, तब वे मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो ये तो भाई साहब ऐसा किए नहीं, ये बस दमन करने में ही रह गए, तो इनको कोई विशेष सफलता मिला नहीं। उसके बाद 74 में, ठीक है, 1774 में यहाँ पर आते हैं कैप्टन ब्राउन। ये भाई साहब मिक्सचर
दोनों मतलब बोलते हैं ना इसको, समझदारी से भी काम किए और दमनात्मक कार्रवाई भी किए। आए तो सबसे पहले दो तरह के कार्य को किए ये भाई साहब। पहले तो सबसे पहले दमनात्मक कार्रवाई किए, मतलब कि पहले जो जो इस टाइप का कर रहा था, लूट खसोट या फिर मारकाट आतंक मचाए हुए था, उन लोग को तो पहले पिटाई किए बढ़िया से, ठीक है। उन लोग को पकड़ के बंदी बनाया गया, ये सब सारा काम किया गया। तो इससे तात्कालिक रूप से रुक गया। लेकिन ब्राउन ये भाई साहब जानते थे कि इससे ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इनको कंट्रोल करके नहीं रखा जा सकता है, दबाया जा सकता है। विद्रोह का जो ज्वाला इनके अंदर जो जल रहा है या बोल सकते हैं भड़क रहा है, उसको बहुत दिन तक हम लोग दबा के नहीं रख सकते हैं। इसको दमनात्मक कार्रवाई से दबाया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता है। तो इसे बुझाने के लिए कुछ इनका हित का कार्य करना होगा। तो इन्होंने अपने सलाह में हेस्टिंग्स को, भाई साहब जो यहाँ पे प्रमुख थे, तो उनको भेजा कि भाई इनका जो परंपरागत शासन व्यवस्था है, परंपरागत जो शासन व्यवस्था है इनका, मतलब सरदार वाला परगना, अभी समझाते हैं ये क्या है। परंपरागत शासन व्यवस्था, उसको मान्यता दे दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर बाज़ार डेवलप किया जाए, बाज़ार व्यवस्था, ठीक है, उसको डेवलप किया जाए। अब ये सब देख लीजिए ये क्या क्या है। तो इनका परंपरागत शासन व्यवस्था, जब शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे तो सभी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनका क्या था ना, अभी शॉर्टकट में समझा देते हैं क्या है ये। परंपरागत इन लोग का ऐसा था कि जितने भी ये जो पहाड़िया लोग थे, तो इनमें क्या था, गांव है तो गांव का एक प्रमुख हुआ, ठीक है, जिसको कि आप मांझी कह लीजिए। और एक उसके बाद परगना हुआ, परगना का जो प्रमुख हुआ वो सरदार कहलाता था। तो ये वाला, और इनका जो भी विवाद होता था, चाहे वो फौजदारी मामला हो या फिर दीवानी मामला हो, वो सब सारा सुनवाई इसमें हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इनकी ये शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी, इससे भी ये आक्रोशित थे। तो वही ये सलाह दिए कि भाई अगर इनको परंपरागत शासन व्यवस्था को दिया जाएगा तो ये लोग कुछ हद तक कंट्रोल, मतलब जो होता है डैमेज कंट्रोल, वो होगा कि भाई ये लोग हमारे अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हमारे शासन व्यवस्था जो संस्कृति है उसको बनाए रख रहे हैं। दूसरा था क्या कि बाज़ार व्यवस्था दिया जाए। अगर इनको प्रॉपर बाज़ार व्यवस्था दिया जाएगा तो दो फायदे होंगे कि इनका एक तो आय का स्रोत बढ़ेगा। जब आय का स्रोत बढ़ेगा तो ये लूटपाट करना कम करेंगे या बंद कर देंगे। और दूसरा था कि बहुत अन्य जो समाज है उनसे मेलजोल बढ़ेगा, तो वो समाजीकरण होगा, तो वैसे भी वो लोग थोड़े से सही रास्ता पे आएंगे। तो ये इनका विचार दिया गया। लेकिन ये जब तक बंगाल से पास होता तब तक ये भाई साहब ये हट गए यहाँ पर। और 1778 में यहाँ पर ये जो जंगल महल वाला क्षेत्र था, पहाड़ी लोग वाला, वहाँ पर अधिकारी बन के आए क्लीवलैंड। अब ये क्षेत्र इनके अंतर्गत आ गया। और 78 में ही ये वाला दोनों को बंगाल से मान्यता मिल गया कि ठीक है इसको अप्लाई किया जाए। क्लीवलैंड आए ये भाई साहब, यंग नौजवान बिल्कुल। अब ये आए और ये तो पहले से मिल गया, तो और ये काफ़ी थे कि काफ़ी समझदार भी थे, ठीक है। ये चीज़ों को अच्छी तरीके से ये समझ रहे थे कि दमन से कुछ नहीं होने वाला जब तक ये नहीं होगा। तो एक तो पहले इस स्वभाव के ही थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मतलब मिलनसार व्यक्ति, मेलजोल वाला, मतलब ऐसा इनका व्यवहार था कि जो पहाड़िया जनजाति जो विद्रोह किया करते थे, इनके व्यक्तिगत प्रभाव, मतलब व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी था, इनका व्यक्तित्व जो था, उनसे ये काफ़ी प्रभावित हो गए। और इनके नम्र स्वभाव से इनकी ओर इनका झुकाव भी हुआ और साथ साथ में ये सब कार्य भी हो गया। तो जैसे ही ये आए, इसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया भाई, कि एक तो ये मानते भी थे और दूसरा क्या हो गया कि इसको भी अनुमति मिल गया, बाजार व्यवस्था इसको भी अनुमति मिल गया। इन दोनों को तो लाभ मिला ही मिला। तो जब ये मिला, साथ में ये और क्या किए,
अपने से रिकमेंड किए कि भाई अगर यहाँ पे इसको व्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहले तो ये तो शासन व्यवस्था को मान्यता देना होगा, और दूसरा कि अगर ये लोग ये समझे चीज़ों को कि आखिर ये लूटपाट क्यों कर रहे हैं, तो पता चला कि इनका तो इनकम का सोर्स ही नहीं है, तो आजीविका के लिए क्या करेंगे भाई, आजीविका के लिए वो करते ही थे। तो इनको ये दिमाग लगाएं कि इनको आजीविका प्रदान करवाया जाए। वो कैसे? तो ये बोले कि परंपरा का जो शासन व्यवस्था ये तो लागू हो ही रहा है ना, तो इसके साथ साथ इनके अंतर्गत जो भी रहा, जैसे कि आप मान के एक सरदार है, सरदार के नीचे वाला पोस्ट माझी हो गया, ठीक है। और ये बोले कि इनको क्या किया जाए, एक निश्चित वेतन भत्ता दिया जाए, वेतन प्लस भत्ता, ठीक है, ये दिया जाए। तो इनकी अनुशंसा पे ही ये जो सरदार थे इनको मतलब महीना का वही 10 रुपया दिया जाने लगा, मांझी को 5 रुपया, और भी था क्या कि अगर इनको कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, ये तो आप दे दिए, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनको भी रोजगार देना होगा। तो जो पहाड़ी जनजाति के लोग हैं उनको क्या करना होगा कि अपनी सेना में धनुर्धर के तौर पे रखा जाए, धनुर्धर सेवा में रख लिया जाए, धनुर्धर सेवा के अंतर्गत सरकारी सेवा में रखा जाए। इनके लिए इन लोगों को 2-3 रुपया मासिक दिया जाने लगा, और इनका एक प्रमुख बनाया गया, जो कि जैसे 50-50 धनुर्धर का एक ग्रुप बनाया गया, और उसका एक 50 पे एक प्रमुख रखा जाता था, जो कि इनके आचरण पर मतलब नज़र रखता था। और ये लोग क्या करते थे, इन लोग को जिम्मेदारी दिया गया कि आप अगर कोई ये सरकारी सेवा में रखा जा रहा है तो आप यहाँ पर देखिए कि सभी लोग कानून व्यवस्था को माने, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है या फिर कोई विरोध करता है, विद्रोह करता है, तो आप उसे दबाइए और पकड़ करके उसे आप प्रॉपर जो अधिकारी हैं उसके पास, मतलब जो उस बोलते हैं ना उस लेवल के 2 अधिकारी है, सक्षम अधिकारी के पास आप उसे पेश करेंगे। तो ये लोग इस टाइप का काम करने लगा, और कहता है कि 1 साल के अंदर ही 79 में तक ये कि भाई साहब क्या किए कि 47 सरदार, सारे सरदार तो नहीं मिले, लेकिन 47 सरदार जो थे वो इसके पक्ष में, क्लीवलैंड के पक्ष में आ गए, प्लस 1300 ये धनुर्धर को ये सब सेवा में रख लिए। कई लोग मांझी बन गए, और इसी मांझी में एक नाम आता है जौरा पहाड़िया, ठीक है। ये सब मुख्य आदमी, ये सब नाम याद रखिएगा, जौरा पहाड़िया, इसको प्रमुख बनाया गया। ये सब धनुर्धर जितने भी लोग भर्ती हुए थे उसका प्रमुख बनाया गया। 1 साल के अंतर्गत ही ऐसा स्थिति चेंज हो गया, और उस एरिया में काफ़ी मतलब शांति बहाल हो गया। आगे चल करके ये क्लीवलैंड जो पत्र लिखते हैं बंगाल को, उसमें ये बताते हैं कि ये देखिए ये कितने उपयोगी हैं, कि 1 साल में, अभी 9-10 महीना ही हो रहा है, 1 साल के अंतर्गत ही इतना इस क्षेत्र में शांति बहाल हो गया कि कभी लगता ही नहीं कि इससे पहले यहाँ पे इतना अशांति था। और जहाँ तक अगर बात रही कि ये इनकी सेवा संपुष्टि की, मतलब सेवा में रखने की, तो इनका उपयोगिता इससे झलकता है कि कई बार ये जो थे धनुर्धर, ये इधर जब विद्रोह हो रहा था रामगढ़ वाला साइड में, मानभूम में, तब जाकर के ये लोग को लाया गया था, और ये लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके अपने उपयोगिता को साबित कर दिए थे, जिससे कि क्लीवलैंड बहुत ही प्रभावित थे, और इन्होंने प्रभावित होकर के वहाँ पे भी बताया। तो इस प्रकार से ये लोग को कंट्रोल कर लिए। साथ में क्या किए, बाजार व्यवस्था कर लिए। बाजार व्यवस्था में क्या था कि जो भी आपका जो भी उपज है उसे आप बाजार लाइए, हाट में, और उसे बेचिए, आप लोग से कोई कर नहीं लिया जाएगा। तो सारे लोग बाजार में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगे। और भी क्या काम किए, जैसे कि और भी काम यहाँ देख लेते हैं। और क्या किए, ये स्कूल वगैरह की स्थापना करने लगे, मतलब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो जो और ज़रूरी काम था वो सब सारा कुछ करने लगे। तो ये सब सारा कुछ जब होने लगा तो बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर ये डैमेज कंट्रोल हो गया। जो विद्रोह था वो काफ़ी हद तक थम गया। और एक चीज़ और क्या किए ये भाई साहब कि इन लोग से, जो भी पहाड़िया लोग थे ना, उन लोग से कर नहीं लेते थे। ये बोले कि आप लोग से कर नहीं लिया जाएगा, आप लोग बस शांति बनाए रखिए और सरकार का
सहयोग करिए, उससे मतलब मित्रवत व्यवहार कीजिए और सरकार का जो शत्रु है या उसके खिलाफ जो जा रहा है उससे आप शत्रुतापूर्ण व्यवहार करिए और कंपनी के प्रति ईमानदार बने रहिए, कर नहीं लगेगा। तो ये सब सारा चीज़ हो गया। इससे तो अच्छा ये हुआ कि पहाड़िया विद्रोह शांत हो गया, ठीक है, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, पहाड़िया लोग कंट्रोल हो गए। आगे चल करके आप लोग पढ़े तो आगे और भी दिखा होगा, लेकिन मुख्य ये जो थे वो सब बंद हो गया। आगे चल करके जो विद्रोह हुआ वो कोई जैसे कि सर्वेश्वरी जो की थी वो एक उसके राज्य को वो अपने राज्य के लिए की थी, ये पूरा फैला हुआ था। तो ये लोग सारे जो जनजाति थे वो मुख्यतः ये कंट्रोल में आ गए, ये तो बेहतर हुआ। लेकिन ये दूसरे ही साइड देखिए कि 1750 में जो लड़का का जन्म हुआ तिलका मांझी, ठीक है, 11 फरवरी 1750, तो ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पे ये 21 साल, 24 साल, 28 साल, तो 28 साल का लड़का और ये पहले ये तिलका मांझी थे, ये बहुत ही कहा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि, नेतृत्व क्षमता में बहुत ही बोल सकते हैं कि अद्भुत नेतृत्व क्षमता, एक नंबर के तीरंदाज, कुश्ती पहलवानी इनका शौक, ठीक है, तो इस टाइप का व्यक्तित्व भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त। तो जब वो देखेंगे कि सिर्फ ये जो सरकार है जो यहाँ पे सत्ता जमाए हुए हैं अंग्रेज, ये क्या कर रहे हैं कि पहाड़िया को तो इतना सारा फैसिलिटी दे रहे हैं, कर भी नहीं ले रहे, और इन लोग का सारा कर मतलब सारा कर का भार किस पे है, वहाँ की अन्य जनजातियों पे, मुख्य रूप से संथाल पे, कि संथाल वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पे बसते जा रहे थे। तो बोल रहे हैं कि इन लोग को भाई कुछ भी नहीं और हम लोग को इतना दबाव। तो वो बोले कि नहीं, ये वाला फूट डालो और राज करो वाला नीति नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब ये भाई साहब का अब यहाँ से इनका कहानी स्टार्ट करते हैं। तो तिलका मांझी, इनका जन्म 11 फरवरी 1750, इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है, ये सब जो महान व्यक्तित्व जो हुए हैं झारखंड के, उनका ये सब पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। और तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया इस नाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है। ये जौरा पहाड़िया अलग है, ये धनुर्धर का जो प्रमुख था उसको जौरा पहाड़िया, इनका नाम जाबरा पहाड़िया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही मिक्स मत कर लीजिएगा। तो जब ये थे तो ये देखे कि नहीं, इस टाइप का भेदभाव वाला नीति नहीं चलेगा कि एक आँख में काजल और एक आँख में कारिख, जो हम लोग का जो रीजनल वाला कहावत है, बोले कि नहीं वो नहीं चलेगा भाई। जब आपको अगर ऐसा करना है तो ये व्यवस्था हम लोग के लिए भी होना चाहिए, समान रूप से नियम तो सबके लिए समान होना चाहिए। तो इसी भेदभाव नीति को लेकर के इनका यहाँ से विभेद होने लगा। और इसके बाद फिर ये देखे कि नहीं, हम लोग के साथ ये भेदभाव हो रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। तब ये क्या किए, अपना विरोध स्टार्ट कर दिए। 1781 से बोला जाता है कि इस विरोध का स्टार्ट केंद्र जो था वनचेरी जोर नामक जो गांव था ना, वहां से इस विरोध का या विद्रोह का स्टार्टिंग होता है। ये केंद्र था, यहाँ से ये निकल के स्टार्ट होता है। ये क्या करते हैं, तिलका मांझी अपना एक संथालों का जो समूह बनाते हैं, और ये इतना इनका कारगर था कि कुछ ही दिनों में, जैसे यहाँ पे चला था ना एक धनकट्टी मूवमेंट, हम लोग आगे आएंगे स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे आगे जा करके धनकट्टी आंदोलन यहाँ पे क्या था। तो उसी टाइप का वहाँ पे भी चला काची इनके नेतृत्व में, कि जो राजस्व अधिकारी आते थे या फिर जिनको कर वसूलने का जिनको जिम्मेवारी दिया गया है, वो बेचारा गया हुआ, और अगर ये लोग आ गए तो उस लोग का फिर काल आ गया। वो भाई साहब मारते पीटते भी थे, उन लोग से और उल्टा लूट लेते थे। और इनको कहा जाता है कि ये रॉबिन हुड वाला स्टाइल में चलते थे। रॉबिन हुड का मतलब ये लूटा करते थे सब सरकारी वाला को, संपत्ति को, और उसके बाद उसको गरीबों में बांट दिया करते थे। तो इस तरीके से क्या था कि, और जो भी अगर जबरन कोई बंदी बना लिया गया है बिना दोष के भी, तो उनको ये छुड़वा लेते थे। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा था, उस क्षेत्र में इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ता गया, इनका नाम काफ़ी होता गया और काफ़ी अच्छा पकड़ हो गया। तो 1781 में जब स्टार्ट हुआ और इस तरह से वो चलने लगा,
1 साल 2 साल 3 साल चलने लगा। उसके बाद कई बार ये होता था कि अंग्रेज़ों का वहाँ मुख्यालय भागलपुर जो था, इस क्षेत्र का जो था, वहाँ पे हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, जैसे होता है ना जिला मुख्यालय, उस टाइप का था। तो वहाँ पर जाकर के भी कई बार लूटपाट के आ जाते थे सरकारी संपत्ति को भी। तो ये बड़ा आतंक मचाए हुए थे। एक बार अति तो तब हो गया जब 1784 में 13 जनवरी, इस दिन क्या कहा जाता है कि इस दिन ये भाई साहब घात लगा करके बोला जाता है कि ताड़ के पेड़ के ऊपर में चढ़ करके बैठे हुए थे, चुपचाप शांति से बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि तू आ। कौन आएगा भाई? तो ये जो थे भाई साहब क्लीवलैंड, बोले आ तू आज। वो भाई साहब आ रहे आराम से, उनको तो पता नहीं, और ऊपर से हमारे तिलका मांझी तीर लगा के रेडी। वो जैसे ही आए मारे तीर, तीर जा करके लगा डायरेक्ट उनके छाती पर, और जैसे ही लगा वो उनकी मृत्यु। तो इस प्रकार से 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब अंग्रेज अधिकारी जो कि यहाँ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, उसका अगर हत्या कर दिया जाता है तो निसंदेह अंग्रेज़ों को इस पर आक्रोश होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो तुरंत किसे नापेंगे? तुरंत बुलाया जाएगा भाई जौरा पहाड़िया, ये जो धनुर्धर, कि आप लोगों को ये जो सेवा में लिया गया था और आप लोग को जिम्मेवारी दी गई थी कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं उनके आचरण पे, व्यवहार पर आप नज़र रखिएगा, और अगर वो कंपनी के खिलाफ़ या फिर बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ़ अगर कोई साजिश कर रहा है या फिर कोई प्लान बना रहा है तो फिर आप हमें इत्तला करेंगे, उसे पकड़ करके लाएंगे। लेकिन आप लोगों के रहते हुए भी तिलका मांझी कैसे मार दिए इस अधिकारी को? ये तो बेचारे पूरे नप गए लोग कि आप लोग का जवाबदेही बनता है ना। यहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी आप लोगों को सौंपी गई थी, आप लोगों को इसीलिए सेवा में भर्ती लिया गया था, लेकिन आपने अपना दायित्व नहीं निभाया। और दूसरी ओर क्या हो रहा है? दूसरी ओर कि भाई तिलका मांझी जब इतने बड़े अधिकारी को मारने में सफल रह गए तो वो पूरे अपने साथियों के साथ पूरे आनंदित, घर घर उनका साल पत्ता भेजा जा रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि तिलका मांझी के आंदोलन से ये संबंधित है कि साल का पत्ता आप लोग जानते होंगे, साल वृक्ष, तो साल पत्ता को घर घर भेजकर एकता का संदेश दिया जा रहा था, अर्थात कि हम सब एक हैं। और अपने आप मतलब इन लोग, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और ये सही बात भी है क्योंकि क्लीवलैंड जैसे एक जो उस क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी थे, उनको मार देना ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस विद्रोह की, कि अंग्रेज़ों को उस जड़ तक हिला देना। तो इन लोग क्या किए, इधर तो अपना घर घर एकता का संदेश दे रहे हैं, साथ में खुशी का माहौल, सारा उन्मादित, सभी आनंद से विभोर, सब झूम रहे हैं, अपना जो पारंपरिक पेय पदार्थ है सब पी करके सब मस्त इंजॉय कर रहे थे भाई साहब। और इधर अंग्रेज़ तो पूरे बौखलाए हुए थे। इधर जौरिया पहाड़िया को बुला करके, धनुर्धर को बुला करके खूब ही लोगों का क्लास लिया जा रहा है। तब फिर बोले कि अच्छा ठीक है सर जी हुजूर, ये तो मिस्टेक हो गया, लेकिन हम लोग उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। वो बोला नहीं, सिर्फ तुम लोग से काम नहीं चलेगा, तुम लोग नहीं काम कर पाएगा। तब इन लोग के साथ में अंग्रेज अधिकारी आयरकुट को भेजा गया साथ में कि जाओ, तुम लोग के साथ में ये अधिकारी रहेंगे और इनके सैन्य नेतृत्व में तुम लोग सिर्फ पता लगाओ कि वो लोग कहाँ है। ये बोले ठीक है, पता तो लग जाएगा आराम से, क्योंकि ये सैन्य शक्ति वाला और ये लोकल का जो ज्ञान रखने वाला, दोनों सब मिल गए इन लोग। तब ये लोग क्या किए, ये लोग बोला कि चलो, ये लोग लेकर के आ गया जौरिया पहाड़िया कि चलो उसका गांव वहीं पर होगा वो। इन लोग पहुंच गए भाई, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वनचेरी जोर,
ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनचेरी जोर पूछता भी है, ठीक है। तो इन लोग निकल के आ गया। अब जहाँ पे ये लोग जैसे ही आया, यहाँ देखा कि सारे लोग पूरा मदहोश हैं, सब आनंद से झूम रहे हैं। इन लोग उसी समय में हमला कर दिया। तो ये लोग तो पहले से थे मदहोश, तो जब तक ये लोग संभलते काफ़ी लोग मारे भी गए, कितने लोग पकड़े गए, लेकिन किसी तरीके से तिलका मांझी वहाँ से भाग निकलने में सफल हुए। और ये भाई साहब भाग के निकल गए और वो सुल्तानाबाद जो था वहाँ उस पहाड़ में जा कर के ये शरण लिए। और बाद बाकी जो साथी पकड़ा गए वो तो उसी समय गए, कितने लोग कैद हो गए। तो ये भाई साहब वहाँ चल गए। अब वहाँ जा कर के ये फिर से, अब शांत बैठने वाले तो व्यक्ति थे नहीं, इनका व्यक्तित्व ही कुछ उस तरीके का था कि जो कि हम लोग पहले से बात कर ही रहे हैं। तो ये शांत बैठे नहीं, वहाँ जा करने के बाद भी वहाँ पे भी गए और अपना फिर से संगठन बनाना स्टार्ट। और अब ये क्या कर रहे थे, चूँकि अधिकारी को मारने का जो हत्या तो था ही, मर्डर का केस तो चलेगा ही चलेगा और फांसी तो होना ही होना है। तो ये भाई साहब वहीं पे अब छुप के रहने लगे। और अब ये मतलब सामने आकर के प्रत्यक्ष विरोध ना करके ये क्या कर रहे थे, छापामार युद्ध स्टार्ट कर दिए, जिसको कि गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे गोरिल्ला युद्ध, कि अचानक से हमला करो, जब तक वो संभल पाए तब तक वहाँ से मार पीट के निकल लो। तो ये उसी तरीके से करने लगे कि यहाँ से छापामार वाला करने लगे थे युद्ध। और रॉबिन हुड वाला कहानी तो आप लोगों को पता ही होगा कि रॉबिन हुड जो तिलका मांझी थे भाई साहब, हमारे रॉबिन हुड, ठीक है। मतलब अंग्रेजों की संपत्ति लूटो, जो धनी है उनका संपत्ति लूटना है और आकर के गरीबों में बांट देना है। तो ये वाला फिर ये स्टार्ट भी कर दिए थे, पहले से भी करते आ रहे थे कि जो अत्याचार कर रहा है उससे लूट लेते थे, ज़बरदस्ती जो कर वो सुनने आता था उसको तो पहले बात हो चुका है कि उन लोग को मारपीट के भगा देते थे, उल्टा वही लोग से लूट लेते थे। तो इस प्रकार से रॉबिन हुड तो थे ही पहले से। और अब ये इस चीज़ को और बढ़ा दिए कि जब भी यहाँ पे मौका मिलता पहाड़ी से उतरते, लूटपाट करते, मारते पीटते, छीनते, गरीबों से नहीं अमीरों से, और जो सूदखोर थे मतलब जमींदार का जो लठायत वठायत हुआ करता था, उन लोगों का अधिकारी जो हुआ करता था, या फिर अंग्रेज़ों की जो संपत्ति है उनको लूटा करते थे। और इस तरीके से करने लगे। ये लगभग चलता रहा है। 1784 में देखिए 13 जनवरी 1784 को इसको मार दिया और उसके बाद से ये भाग गए। और भागने के बाद ये लगभग 1 साल तक इसी तरह करते रहे हैं। तो इन लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई उसको पकड़ना तो है, जिंदा या मुर्दा, अब कैसे पकड़ा जाए। तो फिर ये जिम्मेवारी दी गई फिर यही लोग को कि भाई आप लोग इस क्षेत्र के हैं, पता लगाइए कि वो कहाँ है। तो पता करते करते चल गया पता कि वो लोग सुल्तानाबाद वाला जो पहाड़ है वहीं पर वो छिपा हुआ है और अपना पूरा संगठन फिर से खड़ा कर लिया है। वो बोला ठीक है, ऊपर रहता है तो खाता पीता कैसे है भाई, राशन पानी तो नीचे से ले जाता होगा अपना भोजन के लिए। तो बोली इधर सब, इधर पे सब पूरा नज़र रखो, पूरा अपना बिछा दिया भाई, सैनिक को पूरा फैला दिया कि भाई गुप्तचर टाइप का, कि भाई जैसे ही वो आए खबर करो। उसी तरीके से एक दिन भाई साहब ये निकले, पहाड़ से नीचे आए और यहाँ पे पहले से तो ये धनुर्धर और जौरा पहाड़ी है, ये सारा कारसाजी जो था यही लोग का मुख्य किरदार बोल सकते हैं। मुख्य किरदार में यही जो धनुर्धर से जो पहाड़िया लोग को लिया गया और ये जौरा पहाड़िया उनका जो नेता था, इन्हीं का सारा ये कारसाजी है। वो भाई साहब जैसे ही निकले इनको पकड़ लिया गया। तुरंत आयरकूट को इत्तला किया गया कि भाई वो नीचे आया हुआ, आइए फटाक से। वो तुरंत आए अपना पूरा सैन्य बल के साथ और इसे गिरफ्तार कर लिया गया तिलका मांझी को। अब उनको गिरफ्तार किया गया तो एक होता ना कि भय का माहौल बनाने के लिए कि आप अगर हम लोग से टकराइएगा तो इसका अंजाम कैसा होगा ये अब देखिए। तो इतना बुरा तरीके से कि सोचिए उस समय पकड़ा, जनरली कैदी को पकड़ता था, उसे ले जाता था, सुनवाई होता था और उसके बाद फिर उसको जो भी सज़ा होता था। लेकिन इनके केस में क्या हुआ कि इनको पकड़ा गया वहीं से और वहीं से घसीटते हुए ले जाया गया, 4 घोड़ों के माध्यम से रस्सी से बांध दिया और वहीं से घसीटते हुए ले जाया गया भागलपुर। और भागलपुर में ले जा कर के वहीं पर एक बरगद पेड़ के पास वहीं पर टांग दिया गया। उन्हीं को दे दिया गया फांसी, कोई सुनवाई नहीं। और जब फांसी दे दिया गया तो यही जो फांसी स्थल है, चूँकि हमारे लिए तो ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अंग्रेज़ों से लड़ने वाले महापुरुष रहे हैं, तो वही जो फांसी स्थल है उसको आज हम लोग बाबा
तिलका मांझी चौक, तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। और हमारे इतिहास में इनका जो प्रभाव रहा वो यार ये भी रहा कि सोचिए इतना नाम है कि भागलपुर में जो यूनिवर्सिटी है उसका भी नाम तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा। कई बार पूछ देता है कि जहाँ फांसी स्थल उसको क्या बोलते हैं, तो बाबा तिलका मांझी चौक भागलपुर में ही है, वही मुख्यालय के पास, और वहीं ये जो यूनिवर्सिटी है वो भी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी कहलाता है। और इस तरीके से देखिए इनको फांसी हो गया और इस तरीके से ये आंदोलन ख़त्म हो गया या बोल सकते हैं समाप्त हो गया। तो इस आंदोलन में जो मुख्य बातें हैं वो ये याद रखना योग्य है कि देख लीजिएगा, तिलका मांझी जन्म 11 फरवरी 1785, ये सब याद रखिएगा। मुख्य बात, पिता का नाम याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, वनचेरी जोर, क्लीवलैंड को कब मारे थे, तो 1784 13 जनवरी क्लीवलैंड, ठीक है। और फिर पकड़वाने में मुख्य भूमिका जौरा पहाड़िया और आयरकुट, ये पकड़वाने में ये और ये दोनों मिल करके पकड़ा और वहाँ ले जाके फांसी दिया गया। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। एक फांसी स्थल वाले याद रखिएगा। साल पत्ता, ये भी याद रखिएगा कि साल पत्ता के माध्यम से एकता का संदेश दिया जाता था। और कोई तो ऐसा कोई पॉइंट बात बाकी इतना ही था, ठीक है। इनको फिर अगले साल, सॉरी डेट तो मैं, फांसी जो दिया गया वो था 1785, ठीक है, 1785। तो ये आपको एक्यूरेट जनवरी या फिर मई, ये 2 डेट मिलता है, जनवरी में कहीं मई में मिलता है। तो ये 1785 में जनवरी या मई में इनको फांसी दे दिया गया। तो ये सब डेट याद रखना है और ये जो अधिकारी थे उनका नाम याद रखना है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। पूरी तरीके से हम लोग को कहानी स्पष्ट हो गया कि कैसे ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, किस कारण से। तो जो सरकार का था फूट डालो राज करो वाला नीति, मतलब विभेदात्मक जो था कि किसी लोग पहाड़ी लोग से टैक्स नहीं रहा और बाद बाकी लोग से टैक्स मतलब कर पूरा वसूल रहा है। तो इसके कारण से ये स्टार्ट हुआ और इस तरीके से इसका उद्भव हुआ और इस तरीके से ये समाप्त भी हो गया। तो इतना सारा कुछ हम लोग देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले विद्रोह के साथ। थैंक यू।